हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की चैप्टर 4 ये देखिए सिविक्स का है। ठीक है, सिविक्स। तो क्लास 8 की सिविक्स का चैप्टर 4 जिसका हेडिंग है न्यायपालिका। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए सबसे पहला जो है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। थर्ड है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। फोर्थ नंबर FIR का विस्तार यानी कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, FIR आप लोगों ने वर्ड जरूर सुना होगा। ठीक है, FIR क्या होता है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, जब भी कोई घटना होती है ना तो उसकी जो सबसे पहली जानकारी जो हम लोग पुलिस को देते हैं ना वही हो गया FIR। हम लोग बोलते हैं ना कि FIR करा दो, तो वही होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी उस घटना की जो सबसे पहली जानकारी जो भी होती है वही होता है FIR। ठीक है, उसके बाद होता है कि जनहित याचिका की व्यवस्था, तो ये 1980 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे। आगे यहाँ पे देखिए आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका चैप्टर। आई थिंक आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे आप लोग चैप्टर को। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए न्यायपालिका जो है मतलब जो न्याय करती है वो न्यायपालिका हो गई। और जैसा कि आप लोगों ने बुक में पढ़ा हुआ होगा कि जो न्यायपालिका है वो हमारी भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो 3 स्तर में विभाजित है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सेकेंड नंबर में आता है हमारा हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। और थर्ड नंबर में हमारा आता है जिला अदालत। ठीक है, या फिर जिला न्यायालय। ठीक है, तो 3 स्तर में इस तरह से विभाजित है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय जो होती है वो सबसे बड़ी हो गई पूरे देश में। ठीक है, वो पूरे ऑल ओवर कंट्री में मतलब को अंडर के आती है वो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका हाई कोर्ट हो गया, तो हाई कोर्ट ये आपका बेसिकली जो है राज्य को कवर करता है ना, राज्य के अंडर में आता है। तो वो एक राज्य के जो भी उस राज्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे तो वो अपने हाई कोर्ट में जाकर के उसके लिए अपील करता है। ठीक है, और उसके बाद जिला जो हो गया वो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होता है वो जिला कोर्ट हो गया। ठीक है ना, जिला न्यायालय। तो जिला से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे तो हम लोग जिला न्यायालय में जाते हैं। और जब हम लोगों का देखिए 3 स्तर में जब विभाजित है। और एक चीज़ है कि देखिए जब मान लीजिए आपका जिला स्तर पर आपकी अपील मान लेते हैं कि आपके अगर हक में फैसला नहीं आया तो आप चाहो तो उसको फिर उसके खिलाफ उस जो फैसला आता है उसके खिलाफ जो है आप हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हैं। और फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा और वो सबको मानना ही पड़ेगा, वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इस तरह से जो हमारी न्यायपालिका है वो 3 स्तर पे बटी हुई है। ठीक है, तो चलिए ये बेसिकली हमको जानना था। अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए न्यायपालिका का मुख्य कार्य विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा एवं नागरिकों के अधिकार एवं संविधान के संरक्षण का कार्य करना है। ठीक है, तो ये हो गया न्यायपालिका का काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनहित याचिका क्या है। ठीक है, तो जनहित याचिका क्या है? देखिए न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी खर्चीली होती है। ठीक है, जो न्याय की प्रक्रिया होती है जब हम लोग कोई केस के को लेकर के जब हम लोग अदालत में जाते हैं तो उसमें हम लोग को काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हो जाता है ना, वकील करना पड़ता है, बार बार वहाँ बुलाएगा आपको, तो बहुत ज़्यादा उसमें खर्च हो जाता है ना। तो जिसके कारण से गरीब लोगों के लिए न्यायालय जाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो जो गरीब आदमी है जो दैनिक मजदूरी करता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो अपने हक के लिए न्यायालय जाए और केस को लड़े। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी खर्च आता है जितना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में जनहित याचिका की व्यवस्था की ताकि अधिक से अधिक गरीब लोगों की पहुंच न्यायालय तक हो सके। ठीक है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये जनहित याचिका लाया गया जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं PIL। ठीक है,
तो ये थी आपकी जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दीवानी व फौजदारी मामले से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, जैसे जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक आदि। तो ये आपका हो जाएगा दीवानी मामले में, ठीक है। अब हमारा है फौजदारी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग फौजदारी क्या है। देखिए इससे पहले की एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज टाइप या फिर वन लाइनर टाइप क्वेश्चन जो भी आप समझें तो उस टाइप के मैंने क्वेश्चन उस वीडियो में कराए हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग जो है उसको भी देख लीजिएगा। वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। जब आप जॉब की तैयारी भी करते हैं तो आपको इसके जो वन लाइनर्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि फौजदारी कानून ऐसे क्रियाओं से संबंधित है जिसे कानून में अपराध माना गया है, जैसे कि चोरी, डकैती, दहेज, प्रताड़ना का मामला, हत्या आदि, ठीक है। तो अगर इन सब से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो वो फौजदारी कानून में होगा और दीवानी कानून तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या कार्य है, वो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, पहला काम उसका। दूसरा, विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करना। तीसरा, पहले से किए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार भी उसको होता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर है कि विभिन्न हाई कोर्ट के बीच मामलों को हस्तांतरित भी कर सकता है, ठीक है। मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी वो मामलों को ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर एक जिला से दूसरे जिला के हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इस तरह से वो ट्रांसफ़र करने का भी उसको अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं जिस राज्य में उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। जिस राज्य में उच्च न्यायालय है उसी के राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति करेंगे। और इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि उससे शपथ कौन दिलाता है न्यायाधीश को, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य का राज्यपाल। कभी कभी देखिए होता क्या है ना कि कोई दो राज्य को एक ही कोर्ट जो है वो कवर करता है, ठीक है, हाई कोर्ट। तो ऐसे कंडीशन में आपको अगर पूछा जाए कि उसको कौन शपथ दिलाएगा, तो उस कंडीशन में कोर्ट जहाँ पर है जिस राज्य में, तो उसी का जो राज्यपाल होगा वही उसको शपथ दिलाएगा, ठीक है, न्यायाधीश को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि किसी व्यक्ति को लगता है कि अधीनस्थ एवं उच्च न्यायालय का फैसला सही नहीं है तो वह क्या करेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी है, कोई अगर उसको कोई मान लीजिए प्रॉब्लम है, वो उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में गया, उसको वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जो भी उसका परिणाम हुआ उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो क्या किया कि उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट में अपना केस किया, वहाँ का भी जो डिसीजन दिया तो वो भी उससे वो संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, तो देखिए उपयुक्त दी हुई परिस्थिति होने पर व्यक्ति अधीनस्थ एवं उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं और उसका फैसला सर्वमान्य होगा, ठीक है। मतलब कि अगर जब आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर हाई कोर्ट से अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है उसके डिसीजन से, तो आप उसके फैसले के खिलाफ आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आएगा वो फिर सर्वमान्य होगा, उसको सबको मानना ही होगा। वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, सबसे ऊंचा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही कंटेंट यहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और मेरे चैनल पे आपको बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियो मिल जाएंगे, सो प्लीज़ चेकआउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो न्यायपालिका की क्या भूमिका है, तो देखिए न्यायिक प्रणाली में न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून की रक्षा करते हैं, ठीक है। जब किसी कानून का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। जब भी कोई रूल टूटता है तो उस टाइम कौन कर सकता है उसमें हस्तक्षेप, तो वो न्यायपालिका होती है। तो देखिए न्यायपालिका विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा तथा नागरिकों के अधिकार एवं संविधान के संरक्षण का कार्य करती है। भारत में 3 स्तरीय न्यायपालिका है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, देखिए 3 स्तर पे। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और तीसरा है जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट होता है वो।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है कैसे? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही एवं अन्य कामकाज को चिरस्थायी बनाने के लिए अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार के अभिलेख को उच्च न्यायालय या निचली अदालत में किसी कार्यवाही के दौरान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे अभिलेखीय न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने पूरे इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे सबको हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक तो कीजिए ही अगर पसंद आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अपने फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर को रेकमेंड कीजिए कि वो भी इससे जुड़े। थैंक यू।